तो डिस्ट्रैक्शन को हराने के लिए तो सर मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ-साथ शॉर्ट टर्म गोल्स भी आपको बनाने ज़रूरी है। तो जजमेंट राइटिंग के लिए एक तो मैंने केडी सर की क्लासेस ली हुँ। और एक बुक है रॉबिनजीत सिंह जजमेंट राइटिंग की, मैंने उसको रेफ़र किया। इन दोनों ने हेल्प किया अच्छा। अखबार पढ़े और आर्टिकल्स पढ़े और इसके अलावा आप प्रैक्टिस करें, कम से कम रोज़ का 1 पेज लिखने की कोशिश करें, ताकि आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो और आपको आपकी गलतियाँ पता लगती रहें। एक रियलिटी चेक भी ज़रूरी होता है कि हम 1 पेज भी लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। हमसे सेंटेंस फ्रेम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। थोड़ा-थोड़ा लगता तो था कि यार सेकंड अटेम्प्ट है, इसमें भी नहीं हुआ तो क्या होगा? पर फिर ठीक है, विश्वास से काम लो, हो जाएगा, तो हो गया। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश के आपने टॉपिक चूज़ कैसे किए, प्रैक्टिस कैसे की इसकी? उसमें मैंने एक क्लस्टर ऑफ डेफिनिशंस डिसाइड कर लिया कि थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डकैती, ये लगभग सेम है, सेम कैटेगरी की है। तो इन चारों की डेफिनिशंस मैंने याद की जी। और फिर मैं उनको कॉपी के अंदर, अपने रफ कॉपी के अंदर 5-5, 6-6 बार लिखता था और उनको चेक करता था कहाँ छूट रहा है। फिर जहाँ छूट रहा है उसको याद करके उसको फिर लिखता था। कभी-कभी हमारे विचार इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि हम पहली लाइन से कुछ शुरू करते हैं और आखिरी लाइन तक वो बिल्कुल या तो उसके अपोज़िट हो जाता है जी। या फिर वो कनेक्ट ही नहीं होता है। तो अगर हम प्रैक्टिस करते हैं लिखने की, तो हमारा जो विचारों का सीक्वेंस होता है वो एटलीस्ट सही हो जाता है। वो आगे जाके आपको बहुत मदद करता है। साइंस मैथ से 12वीं पास की, इंजीनियर बनना चाहा, कोशिश भी की पर कुछ कमी सी लगी, मन वहां नहीं रमा। तब तय किया अब रास्ता बदलना है, साइंस को अलविदा कहा और कानून का दामन थाम लिया। एलएलबी के दौरान ही एक नई दिशा दिखी, राजस्थान न्यायिक सेवा की तैयारी का ख्याल आया, पहला प्रयास किया, इंटरव्यू तक पहुंचे लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। दूसरा प्रयास आरजेएस 2024 भर्ती परीक्षा में किया और हासिल कर ली 55वीं रैंक। आज हमारे साथ है झालावाड़ जिले के सुदूर गांव बरबेली से आने वाले किसान परिवार के बेटे पूर्व वर्धन सिंह चारण। आज हम इनसे जानेंगे इंजीनियरिंग की राहों को छोड़ने से लेकर आरजेएस बनने तक की पूरी कहानी। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। पूर्ववर्धन टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच सर। आपको बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आप जज बन गए और वो भी अच्छी रैंक के साथ। जी, थैंक यू। रैंक है आपकी 55। 55 जी सर। क्या महसूस कर रहे हो? सर बहुत अलग महसूस हो रहा है। एक ऐसा लगा कि जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। एक नई ज़िम्मेदारी का एहसास भी होने लगा है धीरे-धीरे और कहीं न कहीं एक समाज के अंदर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की तरह भी अभी से ही ट्रीट किए जाने लगे। तो जी। बहुत अच्छा लग रहा है ये बदलाव देखकर। अच्छा, जज बनना है, ये जी। कब सोचा आपने? ये मैंने सोचा सेकंड ईयर में, मैं जब 5 ईयर लॉ कर रहा था मेरी, तो जी। सेकंड ईयर में था, थर्ड सेमेस्टर में, तब मुझे केडी सर मिले थे। तो उनको देखा मैंने तो वो आए थे कॉलेज में आए थे वो अपने कोचिंग के लिए। वहाँ मैं उनसे मिला, तो मुझे पता चला उस समय कि ऐसा भी कुछ प्रोफ़ेशन होता है लॉ में आने के बाद में, कि एक तो एडवोकेसी हो सकता है या कॉर्पोरेट फर्म्स हो सकता है या फिर जुडिशरी। उस समय फिर जुडिशरी के लिए ही ठाना कि अब जुडिशरी ही करना है। लॉ कब हुई आपकी? लॉ मेरी 2021 में हुई थी सर। 5 ईयर लॉ। 5 ईयर लॉ। कहाँ से की? राजस्थान यूनिवर्सिटी 5 ईयर लॉ कॉलेज। अच्छा, मीडियम इंग्लिश था? मीडियम इंग्लिश था सर। एग्जाम भी इंग्लिश मीडियम से दिया? जी, एग्ज़ाम भी इंग्लिश मीडियम से दिया। इस एग्जाम के लिए आपने सीरियस होकर के तैयारी कितने समय तक की? सर मैं इसमें 7 सेमेस्टर से इन्वॉल्व था। जब मैं 7 सेमेस्टर में था तब मैंने कोचिंग करनी शुरू कर दी थी। तो धीरे-धीरे अच्छी पेस पे मैं कर रहा था। ऐसा कोई मैंने यूँ नहीं बनाया था कि मैं 7-8 घंटे पढूँ। 2-3 घंटे भी अगर मैं निकाल पा रहा हूँ अपने दिन में जी। इस पर्टिकुलर तैयारी के लिए, तो मैं निकालता था। और क्योंकि मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक तैयारी की, तो जब तक नोटिफ़िकेशन नहीं आया, धीरे-धीरे समय बढ़ाते-बढ़ाते मैं 5-6 घंटे पहुँचा और नोटिफ़िकेशन आने के बाद में समय का कोई हिसाब नहीं था, फिर सिर्फ़ पढ़ाई करते थे। 2021 में आपकी लॉ हो गई, तो ये सेकंड अटेम्प्ट है? जी, सेकंड अटेम्प्ट है। पहले अटेम्प्ट में क्या रहा था? फिर पहले अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया था। अच्छा। उसमें जी 8 मार्क्स कम पड़ गए थे, तो उसमें हो नहीं पाया। इस बार हो गया। कहाँ कमी रह गई थी पिछली बार? सर का पिछली बार एक तो एसेज वाले पोर्शन में कमी रह गई थी और कहीं न कहीं इंटरव्यू में भी मेरा इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। इंटरव्यू में भी कम मार्क्स थे। कितने थे? 8 मार्क्स थे सर। इस बार कितने मिले? इस बार 16 मार्क्स। अच्छा। ये 8 नंबर यदि पिछली बार मिल जाते
तो आपका पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन सिलेक्शन हो जाता है। अच्छा, और क्या सुधार किया आपने पिछली बार से और इस बार में? पिछली बार से और इस बार के अंदर जहाँ तक बात पढ़ाई की है, तो उसके अंदर मैंने ऐसे इस पोर्शन पे अच्छा खासा फोकस किया था। उसमें हिंदी में मार्क्स अच्छे हुए, लेकिन इंग्लिश में और कम हो गए। हालाँकि वो एवरेज मार्क्स थे, वो इंग्लिश में सभी के कम थे। जी। और इंटरव्यू के अंदर मैंने और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होके इंटरव्यू दिया और ज़्यादा फ्री माइंड होके इंटरव्यू दिया, तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो गया। और लॉ के अंदर मैंने आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस किया, तो उसकी वजह से मार्क्स थोड़े अच्छे आ गए। हिंदी में नंबर कितने बन रहे हिंदी में 23 जी, और इंग्लिश में? इंग्लिश में 7 नंबर। ठीक है, लोगों के नंबर आए हैं इतने, बहुत जी, सारे लोग। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश के आपने टॉपिक चूज कैसे किए, प्रैक्टिस कैसे की इसकी? सर हिंदी और इंग्लिश में सबसे पहले तो जो जेनरिक टॉपिक्स होते हैं, जो कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल से ले सकते हैं, जैसे हम इकोनॉमिक कोई भी टॉपिक हो गया, या फिर सोसाइटी से रिलेटेड टॉपिक हो गया, जैसे वुमेन, चिल्ड्रन, क्राइम रेट्स, ये सब इनको चूज़ किया। इसके अलावा डेमोक्रेसी, जुडिशरी, तो सबसे पहले जो बेसिक टॉपिक जिसमें हमें अच्छी खासी जानकारी है, जी। पहले तो उनको लिया, ताकि हम थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाएं कि हाँ, हम लिख सकते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद में जो ऐसे टॉपिक्स थे जो करंट में चल रहे थे, तो उनके बारे में पढ़ा और उनको फिर ऐसे इस वाली लैंग्वेज में उतारने की कोशिश की। तो इसकी राइटिंग प्रैक्टिस कब से स्टार्ट की? राइटिंग प्रैक्टिस सर पिछली बार तो 2021 में तो मैंने बहुत कम की थी, लेकिन उसके बाद में मैंने धीरे-धीरे कुछ रीड करना शुरू किया, न्यूज़पेपर्स रीड करने शुरू किए, और मैंने कुछ अच्छे मेंटर्स को भी जॉइन किया, तो उन्होंने कॉपीज़ चेक की और मुझे अच्छा गाइडेंस दिया। मतलब धीरे-धीरे मैं कर ही रहा था। इन टॉपिक्स पे काम करना, ऐसा जी, कुछ किया? जी सर, किया था। ऐसे मैंने 45 टू 50 टॉपिक्स की लिस्ट बनाई थी। दोनों की, हिंदी और इंग्लिश दोनों की? हाँ, अच्छा, आपका मीडियम तो शुरू से अब तक इंग्लिश रहा? इंग्लिश ही रहा है सर। तो हिंदी में आप कंफर्ट थे फिर? सर हिंदी में कंफर्टेबल हो गए। एक बच्चे की कंप्लीट तैयारी इंग्लिश मीडियम होती है, तो फिर हिंदी में थोड़ा सा कंफर्ट कम रहता है। जी सर, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपको रोज़ जो आप हिंदी बोलते हैं, थोड़ा जी। आप उसको इम्प्रूव करें। हम्म, क्योंकि आखिर मतलब ले दे के हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से ही काम कर रहे हैं। तो आप सबकॉन्शियसली अगर सही हो जाएँगे, तो लैंग्वेज अपने आप आ जाएगी। अगर हम इंग्लिश बोलने वाले लोगों के बीच में बैठते हैं, तो चाहे हमने इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ी हो, लेकिन हमें फिर भी इंग्लिश बोलनी आ जाती है और लिखनी भी आ जाती है। वैसे ही अगर हम अच्छी हिंदी बोलने वालों के बीच में बैठते हैं, जी। या फिर अच्छी हिंदी वाले आर्टिकल्स पढ़ते हैं, जो एक ऑथेंटिक हिंदी होती है, तो उससे धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट आता है। और जैसे हिंदी ग्रामर की क्लासेस ली, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई। अच्छा, कोचिंग ली आपने? जी सर। कहाँ से? मैं केडी चारण सर के यहाँ पे ही कोचिंग की मैंने। अच्छा, कंप्लीट तैयारी यहीं की जी आपने? सर, वहीं से की मैंने। सब्जेक्ट भी यहीं से पढ़े और जी। हिंदी इंग्लिश भी यहीं से? जी सर, वहीं से की। अच्छा, आपकी पूरी तैयारी केडी चांद सर की यहीं? जी सर। और मॉक इंटरव्यू? मॉक इंटरव्यू सर केडी सर के यहाँ, हाँ। और दो मॉक इंटरव्यूज मैंने राजस्थली में भी दिए थे। अच्छा, लैंग्वेज के लिए आपने कोई बुक प्रेफरेंस की? लैंग्वेज के लिए मैंने टॉपिक्स और उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए दृष्टि आईएएस की निबंध दृष्टि आती है, जी। वो लिया था। और बाकी कोचिंग पे जो मटेरियल प्रोवाइड कर रहे थे, वो, और ऑनलाइन जैसे राज्यसभा टीवी वाला जो संसद टीवी जो अब आती है, जी। उसमें मैं पर्सपेक्टिव वाले चैनल्स देखता था। उसमें मुझे अच्छी जानकारी मिल जाती थी और अच्छे बिंदु मिल जाते थे, और टॉपिक की एक होलिस्टिक नॉलेज आ जाती थी। सब्जेक्ट को आपने कैसे पढ़ा? जब मैं कॉलेज टाइम में था, तभी मैंने बेसिक्स पढ़ना शुरू कर दिए थे। मतलब मेरा अच्छा। एक इंटरेस्ट था हम्म, कि मैं बेसिक्स पढूँ, इसको समझूँ, लैंग्वेज को थोड़ा वो चैलेंजिंग होता है, तो मज़ा भी आता है उसमें। फिर जो जहाँ कहीं कसर थी, वो केडी सर ने पढ़ा के निकाल दी। और जहाँ तक बात किताबों की है, तो कॉलेज में मैंने किताबें रेफ़र करी थी। और अगर जुडिशरी की बात करें, जुडिशरी के अंदर ए.के. जैन जो एक बुक आती है, दुख की जिसे बोलते हैं, वो बहुत अच्छी आप वो बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसमें लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं और बहुत ही शॉर्ट में कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इसके अलावा जो नोट्स हमें दिए गए थे कोचिंग में, वो सफिशिएंट थे। और मैंने प्रैक्टिस के लिए परीक्षा मंथन भी यूज़ की थी। फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट के बीच में जो समय का गैप रहा, तो आपने कुछ ड्रॉप किया या कंटिन्यू पढ़ते रहे? सो मैं कंटिन्यू पढ़ता रहा, ड्रॉप नहीं किया? ड्रॉप नहीं किया। मैंने एलएलएम भी जॉइन कर लिया था, अच्छा। थोड़ा बहुत एलएलएम पर भी फोकस था। एलएलएम हो गई आपकी? एलएलएम हो गई सर। तो पहले अटेम्प्ट में जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो डिप्रेस हुए, निराशा आई? निराशा तो नहीं आई सर, सीरियस, मतलब अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ, निराशा तो नहीं आई, क्योंकि घर वालों का सपोर्ट बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो छोड़ो, अगली बार देखेंगे। मेरे पिताजी को मैं अपना आदर्श मानता हूँ, और जो मैंने उनको देखा है,
उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि अगर कि मैं इनका बेटा होके और मैं निराश हूँ, मुझे वो मंजूर नहीं है। अच्छा, एक नया बच्चा है जिसको आरजेएस बनना है, जी। उसको आप क्या राय देंगे? कैसे तैयारी करे वो? उसमें सर मैं पहले तो ये जानूँगा कि ये किस स्टेज पे है, ये अभी कॉलेज में मतलब इसके कॉलेज के बीच के समय में या फिर कॉलेज पूरा कर चुका है। नहीं, आप ही बता दो कब से स्टार्ट? जब आपके कॉलेज के कम से कम 2 साल पूरे हो जाए, चाहे आप 3 ईयर लॉ में हो या 5 ईयर लॉ में हो, जी। तो आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि आगे हम क्या कर रहे हैं। हम्म, अगर कहीं पे कॉर्पोरेट का स्कोप है तो वो वैसे डिसाइड कर लो। अगर आपने आरजेएस का डिसाइड कर लिया, तो आप फिर टोटली बेरेक्स पर फोकस करें, मतलब एटलीस्ट बेरेक्स के लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से इसकी फ्रेमिंग है, किस तरीके से सेक्शंस का अरेंजमेंट है, किस तरीके से लैंग्वेज बनी है। क्योंकि अगर हम लैंग्वेज को समझ लेंगे, उसकी फ्रेमिंग को समझ लेंगे, तो बेरेक्स अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे। एक तो आपकी लॉ पे अच्छी प्रोफिशिएंसी हो जाएगी कि आप एकदम से कोई नया बेरेक्ट उठाओ और जी। उसको अगर पढ़ोगे तो उसमें आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेरेक्स पर पहले फोकस करना है। उसके साथ साथ में आपको कुछ बुक्स जो है वो रेफ़र कर लो, जो बहुत ही बेसिक बुक्स होती है, जो सब जगह चलती है। जैसे सीपीसी मेटाकवानी हो गई, आईपीसी के अंदर आप केडी गौर या रतनलाल धीरजलाल। अगर आपका अटेम्प्ट आने वाले 8-9 महीने में ही है, तो आप पर्टिकुलरली कोचिंग के नोट्स पर रिलाई करें। वो बहुत एक्यूरेट और सफिशिएंट होते हैं। और लैंग्वेज के लिए क्या करें? अखबार पढ़ें और आर्टिकल्स पढ़ें, और इसके अलावा आप प्रैक्टिस करें, कम से कम रोज़ का 1 पेज लिखने की कोशिश करें, ताकि आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो और आपको आपकी गलतियाँ पता लगती रहें। एक रियलिटी चेक भी ज़रूरी होता है कि हम 1 पेज भी लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। हमसे सेंटेंस फ्रेम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। कभी-कभी हमारे विचार इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि हम पहली लाइन से कुछ शुरू करते हैं और आखिरी लाइन तक वो बिल्कुल या तो उसके अपोज़िट हो जाता है जी। या फिर वो कनेक्ट ही नहीं होता है। तो अगर हम प्रैक्टिस करते हैं लिखने की, तो हमारा जो विचारों का सीक्वेंस होता है वो एटलीस्ट सही हो जाता है। वो आगे जाके आपको बहुत मदद करता है। आपने टोटल राइटिंग प्रैक्टिस कितने समय तक की? सर टोटल राइटिंग प्रैक्टिस वैसे तो मैं कर ही रहा था। मैं जब 2021 में नोटिफ़िकेशन आया था, जी। तब से मैंने मेंस की तैयारी शुरू कर दी थी। मतलब प्री वाले समय से ही मैंने हम्म, राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। हम्म, और मेरी स्पीड अच्छी है सर लिखने में। तो मेरा पेपर हमेशा 10-15 मिनट पहले ही खत्म हो गया। अच्छा, जी सर। इस बार भी? इस बार भी सर। वो मुझे ऐसा लगता है मुझे मुझे उसने एक एज दिया है। पेपर खत्म होना इज़ प्री-रिक्विज़िट कि एटलीस्ट आपका इंटरव्यू कॉल हो। रोजाना लिखते थे आप हाँ सर, रोज़ाना लिखते थे। 2021 से? हाँ, 2021 से। आपने इसको कोई फ्रेम में बांधा कि मुझे कितना लिखना है या कितने समय के तक लिखना है या कितने पेज लिखना है, ऐसा कुछ तय किया? सर, ऐसा था कि जो जैसे आईपीसी हम याद कर रहे हैं, हम्म, तो उसमें डेफिनेशंस जो हम प्राइम फोकस हमारा रहता है। तो मैं डेफिनेशंस याद करता था। मान लो कि मैंने ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, उसमें डेफिनेशंस है बहुत सारी। उसमें मैंने एक क्लस्टर ऑफ डेफिनेशंस डिसाइड कर लिया कि थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डकैती, ये लगभग सेम है, सेम कैटेगरी की है। तो इन चारों की डेफिनेशंस मैंने याद की जी। और फिर मैं उनको कॉपी के अंदर, अपने रफ कॉपी के अंदर 5-5, 6-6 बार लिखता था और उनको चेक करता था कहाँ छूट रहा है। फिर जहाँ छूट रहा है उसको याद करके उसको फिर लिखता था, खुद ही चेक करते थे? खुद ही। जी। उसके बाद में जो बाकी होता था वो मैं टेस्ट सीरीज़ में लिख देता था, तो वहाँ पे गलतियाँ पता लग जाती थी। हम्म, बट एटलीस्ट खुद से प्रैक्टिस तो मैंने की थी रफ कॉपीज़ में बहुत। 5-5, 6-6 बार डेफिनेशंस को लिखना। इसके अलावा जहाँ पे पॉइंट वाला पार्ट होता है कि जो आप पॉइंट्स में लिखने होते हैं, तो उसके लिए पहले नोट्स बना लो और उसको याद करते रहो और फिर उसको आप टेस्ट सीरीज़ में डायरेक्ट लिख सकते हैं। हम्म, डेफिनेशन वाला पोर्शन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप पहले से प्रिपेयर्ड रहें, टेस्ट सीरीज़ के भरोसे उसमें ना रहें। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में आपको फिर उसमें परफेक्टली परफॉर्म करना है। जजमेंट राइटिंग के लिए क्या किया? तो जजमेंट राइटिंग के लिए एक तो मैंने केडी सर की क्लासेस ली हम्म, और एक बुक है रॉबिनजीत सिंह, जजमेंट राइटिंग की, मैंने उसको रेफ़र किया। इन दोनों ने हेल्प किया अच्छा। एक बच्चों का सवाल ये रहता है कि इसकी तैयारी कैसे करें और इसको लिखते समय टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? जो हम पेपर देखते हैं, उसमें बहुत ही स्पेसिफिकली पूछा होता है 2 शब्दों में, मतलब लाइन तो 3-4 होती है, पर 2 शब्दों में पूछा होता है आपको क्या लिखना है। जी। तो आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए। उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्वेश्चंस पढ़ने की, कि आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ पा रहे हैं कि क्या पूछा है। तो जितना पूछा है उतना ही लिखिए। उससे ज़्यादा लिखेंगे तो आगे के क्वेश्चन के लिए टाइम रह जाएगा। और जो सीक्वेंस है क्वेश्चंस पूछने का, जैसे 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें एक बड़ा क्वेश्चन नहीं होता, उसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, मान लो 2-2 मार्क्स के, एक ही पैराग्राफ के अंदर। तो उस सीक्वेंस में अगर उस क्वेश्चन को लिखें, तो हमारे मार्क्स स्कोर करने की प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाती है।
कितने समय में लिखे? सर जैसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है? उसमें या तो होता है कि आप 1 डेढ़ पेज का आंसर उसमें होता है, और अगर उसमें 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन्स होते हैं, तो 1 पेज में उसका आ जाता है। हम्म, और राइटिंग स्पीड तो सर आप जितना ज़्यादा लिखेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी इम्प्रूव होगी। हो सके तो अगर आप टेस्ट सीरीज़ भी लिख रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज़ आधे घंटे पहले ख़त्म करने की कोशिश करें। जजमेंट राइटिंग आपने कितने मिनट में पूरा कर लिया था? सर जजमेंट राइटिंग मेरा 25 मिनट्स में पूरा हो गया था। मैंने अच्छा खासा टाइम लिया था जजमेंट राइटिंग के लिए। अच्छा। जो 80 मार्क्स का पेपर था, वो मैं लगभग 1 आवर 40 मिनट्स या 1 आवर 45-50 मिनट्स में मैं कंप्लीट कर लेता था हमेशा ही। और फिर जजमेंट राइटिंग को आराम से मैं समय देता था। इंटरव्यू में क्या पूछा आपको इस बार? सर इंटरव्यू में मुझे कुछ तो राजस्थान के बारे में कुछ बेसिक्स पूछे कि कौन-कौन से ऐसे पेड़ हैं राजस्थान में जो यहीं पर है और कहीं और नहीं है। इसके अलावा 1-2 मुझसे प्रथाएँ पूछी, और जैसे? फिर हाँ, प्रथाएँ जैसे सर ये डाउरी अच्छा, डाउरी। जी, हाँ। कि ये क्या है आपके हिसाब से, सही है या गलत है? हम्म, और इसके ऊपर कोई लॉ है क्या? इस तरह से बेसिक राजस्थान के सवाल। और फिर मुझसे सिविल लॉ पूछा गया था। लॉ पे जब सवाल आए तो सिविल लॉ के थे सारे के सारे लगभग। क्रिमिनल लॉ है ही नहीं। क्रिमिनल लॉ के 1-2 सवाल थे सर, अच्छा। कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में क्या-क्या पैरामीटर्स होते हैं, हम्म, ये सब। सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है इस पर? सिचुएशनल सवाल पूछे? सिचुएशनल सवाल भी थे सर। क्या था? सिचुएशनल सवाल ये था कि अगर आपके कोर्ट के अंदर अ, सामने वाली पार्टी ने एप्लीकेशन लगाई है कि डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करें, और और आप एडवोकेट हो अपोजिट पार्टी के, आप अगर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करते, आपकी पार्टी के खिलाफ क्या-क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? कि आपको किस चीज़ से बाउंड किया जा सकता है, या फिर क्या चीज़ आपके खिलाफ ऑर्डर कर सकते हैं कोर्ट, और आप फिर बाद में उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे? कितनी देर चला आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू सर लगभग 12-13 मिनट चला था। कम चला फिर तो। जी सर, मुझे ऐसा ही लगता है 12-13 मिनट, बाकी स्पेसिफिकली मैं कह नहीं सकता। सॉरी बोला आपने? जी सर, सॉरी बोला, ज़रूरी है सॉरी बोलना। कितने सवाल हुए? मैंने कम से कम, अगर मुझसे 20 सवाल पूछे गए लगभग, तो मैंने 7-8 में तो सॉरी बोला था। अच्छा। जी। तो अब जब बाहर निकले, हुँ। संतुष्ट थे? मैं बिल्कुल संतुष्ट था सर। आपको लगा नहीं मैंने बहुत ज्यादा सॉरी बोल नहीं दिया? सर, मैं बाहर बैठा था जब अंदर जाने के लिए, हाँ, तब भी संतुष्ट था कि मेरा हो जाएगा, जो होगा अच्छा ही होगा, और जब बाहर निकला, तो भी मैं संतुष्ट था कि जो हुआ है अच्छा ही हुआ है और मेरा हो जाएगा। तो आप में पॉजिटिविटी कूट कूट के भरी हुई है। सर पॉजिटिविटी तो अभी आई है पिछले 3 सालों में। हाँ, वो ही, मतलब पढ़ाई के अलावा और कुछ अगर बदलाव हुआ है जीवन में, हाँ। तो यही कि आप हार्ड वर्क के साथ आपको पॉजिटिविटी भी रखनी पड़ेगी। ये कैसे आई? क्या किया इसके लिए आपने? सर एग्ज़ाम्स दिए बहुत सारे, हम्म, जैसे 2021 वाला भी अटेम्प्ट था, उसके बाद में जेएलओ का इंटरव्यू अटेम्प्ट था, हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज का प्रीलिम्स, और दिल्ली जुडिशरी का मेंस, ये सब थे। अच्छा, खूब सारे एग्जाम दिया आपने। हाँ, मैं बहुत सारे एग्ज़ाम देता रहता था। सिलेक्शन ये पहला ही है या इससे पहले कभी हुआ है? यही सिलेक्शन है सर। दिल्ली जुडिशरी में क्या रहा? सर उसमें मैंने मेंस दिया था, उसका मेंस तक ही रहा, आगे उसको क्लियर नहीं हुआ, इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ। और जेएलओ में कितने नंबर से रहे? जेएलओ में सर मैं 2 या 3 मार्क्स से रहा था इंटरव्यू में। बहुत पास आकर के रह गए। जी। आपको लगता है कि उस समय यदि मेरा जेएलओ में हो जाता तो मेरी इधर की तैयारी कम हो जाती, ऐसा लगता है? मैं तो ये समझता हूँ कि जहाँ परिस्थितियाँ लेके जाए, वो ईश्वर की इच्छा है, और अगर जो मिलना है आज नहीं मिले कल मिले, ठीक है। आपने कहा पिताजी का बड़ा सहयोग था। जी। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी खेती करते हैं। आपके परिवार में इस पोस्ट पर है पहले से कोई, नहीं, इस नहीं लेवल सर, की पोस्ट अभी पर? किसान परिवार से हूँ मैं पूरा। अच्छा। जी। पिताजी की पढ़ाई कहाँ तक हुई है? पिताजी ने एमकॉम किया हुआ है। उस समय एमकॉम किया और फिर गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं आए? परिस्थितियाँ सर, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो आज मुझे फैसिलिटीज़ मिली, शायद उनको मिलती तो वो भी बहुत बड़े कुछ बन जाते, मुझसे भी बड़े कुछ बन जाते। अच्छा, पिताजी की क्या इच्छा थी? आपको जज बनाना था या? पिताजी की ये इच्छा थी कि मैं जीवन में बहुत आगे बढ़ूँ, और वो मुझे बताते रहते थे। लॉ का भी मुझे उन्होंने ही बताया था कि ऐसे लॉ वाला ऑप्शन होता है क्लैट का। वो मुझे बताते रहते थे कि ये चीज़ें हैं बेटा, और उनकी तो यही इच्छा थी कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान बन जाऊँ, और उन्होंने सब कुछ मुझ पे छोड़ रखा था। बेटा तू जो करेगा वो तू कर ले, कोई रोक-टोक नहीं है, और कोई ऐसा दिशा-निर्देश नहीं है हमारी तरफ से कि तेरे को यही करना है, वही करना है। एक तरीके से मेरे जीवन की ज़िम्मेदारी उन्होंने मुझे ही दे दी सारी की सारी, कि बेटा तू ही देखेगा अब। हम तो सिर्फ़ और सिर्फ़ तेरे को सुविधा दे सकते हैं, इसके अलावा तुझे क्या करना है, इसका अच्छा इस्तेमाल करना है, बुरा इस्तेमाल करना है, वो हमारे हाथ में नहीं है।
वो तेरे विवेक में है, वो तेरे हाथ में है। तो माता जी गृहिणी है, माता जी गृहिणी है सर। तो उनको पता था कि बेटा जज की तैयारी कर रहा है? जी सर, वो मेरे साथ ही रहते थे। अच्छा, जी जयपुर रहते थे वो जी आपके सर, साथ? जयपुर रहते थे। आपकी पढ़ाई के लिए? हाँ, मेरी पढ़ाई के लिए। मेरी छोटी बहन भी यहीं रहती थी। हम्म 2 साल तो वो यहीं रही नीट की तैयारी के लिए, पर फिर वो कॉलेज में चली गई, तो उसका तो हॉस्टल में हो गया था। पर फिर मम्मी मेरे साथ ही रुकी तैयारी के लिए, अच्छा, पढ़ाई के लिए। बहन एमबीबीएस कर रही है? बहन एमबीबीएस में तो नहीं हुआ, पर उसकी एमएससी केमिस्ट्री हुई है अच्छा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से। वो सीयूटी का एग्जाम देकर जी के? बिल्कुल। भाई आप एक ही हैं? जी सर, पिताजी गांव में रहते थे? पापा गाँव रहते सेक्रीफाइस खूब किया है? थे सर, पूरे परिवार ने सेक्रीफाइस किया, हम्म। तभी यहाँ पहुँचा हूँ। अच्छा, आपको कभी चीजों की जरूरत पड़ी हो, नहीं मिली हो, ऐसा हुआ है? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने खुद का कम कर लिया पर आपका पूरा किया? बिल्कुल सर, जितना मुझे लगता था मेरे लिए ज़रूरी है, उतना मुझे बिल्कुल मिला। उसके अलावा जो अलग से लग्ज़री होती है, वो मैंने भी कभी नहीं चाहिए, और ठीक है, उससे फ़र्क भी नहीं पड़ा। आप झालावाड़ के रहने वाले हैं? जी सर, कौन सा गांव है? बरबेली गाँव है सर, खानपुर तहसील में। हम्म। झालावाड़ से कितना दूर है? 30 किलोमीटर। गांव में पढ़ाई का कैसा माहौल है? गाँव में पढ़ाई का सर कोई ऐसा खास माहौल नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ? गवर्नमेंट स्कूल है। आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई है? मैं 10th क्लास तक तो सर झालावाड़ में पढ़ा था, हम्म, लेडी अनुषा सिंघानिया स्कूल में। फिर 11th-12th मैंने कोटा से की, सर पदमपत सिंघानिया से। अच्छा। उसके बाद में मैं जयपुर आ गया। तो गांव में 10वीं तक स्कूल नहीं थी? नहीं सर, गाँव में 10वीं तक स्कूल नहीं थी, थोड़ी दूर थी, पर पापा ने ये हमारे लिए अच्छा सोचा कि कोई बात नहीं, थोड़े ज़्यादा लग जाएंगे पैसे, पर वहीं जाओ, अच्छी जगह जाओ। 10th में स्कोर क्या था? 10th में मेरी 9 CGPA थी। अच्छा, नंबर बहुत अच्छे थे। सब्जेक्ट क्या लिया फिर? मैं साइंस मैथ्स। इंजीनियर बनना था? हाँ, सोचा तो हुआ था इंजीनियर बनेंगे, लेकिन जो देखा इंजीनियरिंग फील्ड में, हम्म। तो नहीं जचा, फिर लॉ ही चुना। 12th में क्या स्कोर था? 82.4% थे, 40%। आपने कंपटीशन दिया जेई का? हाँ सर, मैंने जेई मेंस और एडवांस दोनों दिए थे। हाँ। मेंस क्लियर हो गया था, एडवांस क्लियर नहीं हुआ था। वो अपियरिंग में दिया था 12 के साथ में। फिर मैंने चेंज कर लिया था, फिर क्लैट की तैयारी की थी 1 साल। आपने ड्रॉप लिया? जी सर, 1 साल ड्रॉप वो किया, क्लैट के लिए लिया? क्लैट के लिए लिया। तो आपने उसी समय तय कर लिया कि मुझे इंजीनियरिंग लाइन में नहीं जाना, लॉ में जाना? लॉ में जाना है, बिल्कुल। आपका कोई कोटेबल कोट है जो अच्छा लगता हो आपको, सर, जिसको मैं आपने देख करके, पढ़ करके, सोच करके मोटिवेट हुए हो? If you are smart enough to succeed, don't get seduced by the fact that you won't fail. And if you are smart enough to fail, don't get seduced by the fact that you made wrong decisions. तो अगर आप सक्सीड हो सकते हो अपनी लाइफ में, तो ये तो कभी मत मानना कि आप कभी फेल नहीं हो सकते। और अगर आप लाइफ में फेल हुए हो, तो ये कभी मत मानना कि आपने गलत रास्ता चुना। एक ये था, और एक दूसरा, मैं जब जोधपुर में था, तो वहाँ मिलिट्री एरिया के बाहर एक मैंने कोट पढ़ा था कैप्टन मनोज पांडे का, रेस्पेक्टेड कैप्टन मनोज पांडे का, दैट इफ डेथ कम्स टू मी बिफोर आई प्रूव माई ब्लड, आई विल मेक श्योर आई किल द डेथ। वो एक अलग वाइब्रेशन वाला था, तो उसने बहुत मदद की लाइफ में, कि जब है हमारे अंदर तो ऐसे कैसे हार जाएंगे, बहुत आगे जाना है अभी। क्या बात है। आप स्कूल टाइम में एक्स्ट्रा करिकुलम में भाग लेते थे? कम था सर, मेरा इतना कुछ खास नहीं था। कोई गेम्स वगैरह कुछ नहीं था? गेम्स तो सर स्कूल के लेवल पे तो खेलता था मैं। क्रिकेट खेला मैंने, और मैं स्टेट लेवल पे मैंने सॉफ्ट बॉल कंपटीशन भी किया था। अच्छा, आपकी इस पढ़ाई के दौरान रुचि किस में रही? सर, पढ़ाई के अलावा मैं जब भी टाइम मिलता था, तो एक तो मुझे पैदल घूमना पसंद है, तो शाम के टाइम में 1 घंटा पैदल घूमता था रोजाना, चाहे मैं मेंस के टाइम हो, इंटरव्यू का टाइम हो। इसके अलावा जब भी टाइम मिलता था तो गाने गा लेता था अकेले बैठे बैठे। अच्छा जी, सिंगिंग का शौक है? हाँ सर, शौक। बजाना भी अच्छा है कुछ? नहीं सर, बजाना नहीं आता, गाना अच्छा लगता है बैठे बैठे। हाँ, हालांकि घर वाले थोड़े परेशान तो होते हैं, लेकिन मैं खुश होता हूँ। सोशल मीडिया पर एक्टिव हो आप? जी सर, सोशल मीडिया पे मैं लिमिटेड एक्टिव हूँ। बीच में छोड़ा या नहीं छोड़ा? बीच में सर मैंने थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया था, मतलब जब इंटरव्यू ये नोटिफिकेशन आया था आरजेएस का, तब मैंने छोड़ दिया था। तो डिस्ट्रैक्ट होता है आदमी इससे, आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता सर डिस्ट्रैक्ट होता है। अगर आपका पर्पस क्लियर है और आपके शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स आपने क्लियरली बनाए हुए हैं,
तो डिस्ट्रैक्शन की संभावना बहुत कम है, क्योंकि अगर हम सिर्फ लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस करेंगे तो वो हमें ऐसा लगता है कि अचीव नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं उससे डिमोटिवेशन आती है। लेकिन अगर हम साथ में शॉर्ट टर्म गोल्स भी बनाएंगे और उसको अचीव करने की कोशिश करते रहेंगे और वो कंप्लीट भी होते रहेंगे, तो आपको बाहर से किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद में ही एक इंस्पिरेशन बन जाएंगे खुद के लिए। तो डिस्ट्रैक्शन को हराने के लिए तो सर मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ साथ शॉर्ट टर्म गोल्स भी आपको बनाने जरूरी है। इसके अलावा जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको कोई मैसेज दोगे? जी सर, मैसेज मैं यही दूंगा कि अगर आप खुद पे विश्वास करते हो कि आप बन सकते हो, तो आप एक दिन बन जाएंगे। आपने खुद पर विश्वास किया जी सर, बिल्कुल और बन गए। बन गए। इस पूरी जर्नी की क्रेडिट किसको दोगे आप? इस पूरी जर्नी की क्रेडिट सबसे पहले मेरे परिवार को दूंगा सर मैं। उन्होंने मुझे जो एक बेसिक एम्यूनिटीज होती है, जो ज़रूरी होती है एक इंसान को अच्छे से तैयारी करने के लिए, वो मुझे प्रोवाइड की। उसके अलावा सर मेरे जितने भी गुरु रहे हैं 11th-12th क्लास में भी, दीप्ति चतुर्वेदी मैम, विनय चतुर्वेदी सर और केडी सर, इन्होंने मुझ में बहुत ही अनशेकेबल ट्रस्ट और डिवोशन देखा है और मुझे इसका एहसास दिलाया है कि मैं कुछ हूँ। इसका क्रेडिट सर उनको भी जाता है। इसके अलावा सर मेरे दोस्त जो बहुत अच्छे रहे हैं सर, वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे, हमेशा ये बताते थे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझ में कैलिबर है। बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रखते थे, बहुत ही मतलब खुले दिल के और बहुत ही सम्मान के रूप से मुझसे पेश आते नाम थे। ले सकते हो? जी सर, विकास राकेचा, योगेश दवे, श्रेष्ठ पूनिया, करण सिंह, मैं कितने नाम लूँ, दीपक ढाका। क्या करते हैं वो लोग अभी? तो कुछ तैयारी में है, कुछ एडवोकेसी कर रहे हैं। अच्छा, जो आपके प्राइमरी के टीचर थे या 10th तक के टीचर्स थे, उनमें से कभी किसी ने आपको ये कहा है कि पुरवर्धन तो एक दिन बहुत बड़ा करेगा या कुछ नहीं करेगा, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसी कोई बातें याद है आपको कही? सर कुछ नहीं करने वाले तो सर ऐसे कोई मुझे मिले नहीं। और मेरे 2-3 टीचर रहे जो मेरे मैथमेटिक्स के टीचर रहे, जी, उन्होंने देखा मुझ में, मैं मैथ्स अच्छी थी मेरी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, मार मार के भी पढ़ाया बहुत लोगों ने। तो कहीं ना कहीं मुझ में विश्वास करते थे, इसलिए ही उन्होंने इतनी कोशिश करी। जैसे अनिल सुखवानी सर जी, और अनिल गुप्ता सर जो है झालावाड़ में पढ़ाते हैं, वो इन सब ने सर बहुत विश्वास दिखाया। रिजल्ट नहीं आया उसके एक दिन पहले जी, और रिजल्ट आने के बाद जी कितना चेंज हुआ? सर, रिजल्ट आने के बाद में तो 2 दिन तो समझ ही नहीं आ रहा था हुआ क्या है। और रिजल्ट आने से एक दिन पहले मैं ट्रैवल कर रहा था, क्योंकि मेरा 25th या 26th को इंटरव्यू था और 27th को तो रिजल्ट, 25th को इंटरव्यू था, 27th को रिजल्ट ही आ गया था। अच्छा, आपका सबसे लास्ट दिन था? हाँ, लास्ट सेकंड डे था मेरा। तो 25th को इंटरव्यू दे के मैं आया, मैं मंदिरों में मैंने दर्शन करे। जोधपुर में था तो मैं चामुंडा माता के मंदिर भी गया, जो वो मेहरानगढ़ फोर्ट में जी, और यहाँ पे अपने ताड़केश्वर महादेव जी के, गोविंद देव जी के, सब जगह में दर्शन करके आया मैं और राजकमल जी दोनों। अच्छा, हाँ राजकमल जी लोटिया सर। जी, राजकमल जी लोटिया सर। फिर हम ऐसे बैठे बैठे मतलब एक दूसरे को हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते थे कि अरे हो जाएगा यार अपना, तो क्या दिक्कत। थोड़ा थोड़ा लगता तो था कि यार सेकंड अटेम्प्ट है, इसमें भी नहीं हुआ तो क्या होगा, पर फिर ठीक है, विश्वास से काम लो, हो जाएगा। तो हो गया। मैं बस में ट्रैवल कर रहा था जब रिजल्ट आया। अच्छा, हाँ, तो आसपास के लोग, मैं थोड़ा शॉक हो गया, तो आसपास के लोग पूछने लगे क्या हुआ। तो मैंने बोला कि यार ये नाम देखो, ये मेरा ही है क्या लिस्ट में, कि क्या नाम है आपका, पूर्ववर्धन सिंह, के हाँ आप ही का नाम है। बधाई हो बधाई। फिर बस में पहले बधाई दी, फिर घर पे पहुंचे तो सब बहुत खुश हुए। दिवाली अलग अलग दिवाली मनी इस बार। किसने फोन किया आपको सबसे पहले कि रिजल्ट आ गया, या कॉल मैं कर रहे चेक थे? कर रहा था सर। अच्छा, खुद ही चेक कर रहे थे? जी, क्योंकि एक दिन पहले रिजल्ट आया नहीं था, जो हमेशा ट्रेंड है कि जिस दिन आ लास्ट जाता इंटरव्यू या तो शाम को या उसी रात आ जाता हाँ है। बिल्कुल। मैंने चेक किया और इत्तेफाक से रिजल्ट आ गया। फिर मैंने रिजल्ट देखा, फिर मैंने लोटिया जी को सबसे पहले फ़ोन किया कि सर रिजल्ट। तो उन्होंने कहा कि हो गया। मैंने कहा बहुत बहुत बधाई हो। बस फिर लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए। फिर पिताजी को फोन किया? हाँ, पापा को फ़ोन किया। अब पिताजी का रिएक्शन क्या था जब आपने फोन किया? शाबाश बेटा, बहुत अच्छी बात है। शाबाशी मिली पापा से, अलग फील हुआ सर। ये मोमेंट बड़ा वैसे होता है, इमोशनल हो ही जाता है आदमी। जी सर, बिल्कुल होता है। बस में आप हो गए थे इमोशनल? हाँ, मैं शॉक भी हो गया था, इमोशन भी हो गया था, इमोशनल भी हो गया था।
मैं और मेरी मम्मी दोनों साथ में ट्रैवल कर रहे थे। अच्छा, मदर साथ थे आप? हाँ, हम गाँव ही जा रहे थे, गाँव से हम 5-6 किलोमीटर दूर थे जब हम्म, रिजल्ट आया। तो मम्मी भी बहुत खुश हुई। वही भगवान को सारा धन्यवाद कि आपकी कृपा से हो गया ये सब। एक चीज देखने को मिलती है आपके आसपास के जो लोग हैं जी, उससे आदमी नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। जी सर। कई बार तो पढ़ने वाला बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। जी सर। स्ट्रेस होना स्वाभाविक है यदि आसपास के लोग नेगेटिव हो तो। जी सर, बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है कि एक तो बच्चा स्ट्रेस से कैसे निजात पाए और आसपास के लोग कैसे हों? फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे जिन लोगों को हम दोस्त मानते हैं, जी। वो हमारे दोस्त ज़रूरी नहीं है उसी तरीके से हो जिस तरीके से हम उनके हैं। तो लाइफ में कहीं-कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड होना और अपनी बाउंड्रीज़ सेट करना बहुत ज़रूरी है। आपको वहाँ से निकल जाना भी ज़रूरी है। अगर हम ये सोचेंगे कि किसी को बुरा लगेगा या फिर कोई गलत सोचेगा तो वो सेंस नहीं करता कोई। क्योंकि जब आप एक बार बन जाओगे, तो चीज़ें अपने आप बदल जाएगी। और स्ट्रेस का ऐसा है कि आप मेडिटेशन करो और आप एक्सरसाइज़ करो। हम्म, उससे आपकी स्ट्रेस बहुत हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि आप खुद पर फ़ोकस करोगे फिर। एक सोशल वैलिडेशन वाली और एक उम, पीयर पीयर प्रेशर, वो जो चीज़ है, वो मुझे लगता है एकदम बकवास है। वो उसके लिए आपको एक अचीवमेंट हो, तो अपने आप मिल जाती है। तो आसपास यदि आपके नेगेटिव लोग हैं तो उनसे आप दूर हो जाओ। बिल्कुल सर, दूर हो जाओ। हम्म, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें कि आज से 3 साल बाद हमारे साथ में कौन होगा, अगर हम इस चीज़ को देखते हुए और निर्णय लें कि हमें किन लोगों के बीच में बैठना है, तो आप कहीं न कहीं सोच पाओगे, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीज़न लेना पड़ेगा। हम्म, और सर सब कुछ टेम्परेरी होता है, कुछ परमानेंट नहीं होता। हम्म, तो ये भी आपको मानना पड़ेगा कि जो अच्छे लोग हैं, वो भी कहीं न कहीं लाइफ़ में कभी बिज़ी हो जाएँगे, तो वो उस तरीके से साथ नहीं दे पाएँगे जो जिस तरीके से आपका अभी दे रहे हैं। तो जब आप उनके लिए थोड़ा लीनिएंट हो सकते हो, तो दूसरे लोगों के लिए जो आपका अभी भी साथ नहीं दे रहे, उनको आप स्ट्रेट फॉरवर्डली उनसे दूर हो जाओ। उनको तो जी। हम दूर कर नहीं सकते, लेकिन उनसे हम दूर हो सकते हैं। आपने कहा कि स्ट्रेस को भगाने के लिए मेडिटेशन करो। जी सर। आप करते थे मेडिटेशन? जी सर, मैं मेडिटेशन करता हूँ। हम्म, सुबह उठ के ज़्यादा नहीं, 5-6 मिनट, उससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। मेडिटेशन करता था, मैं थोड़ा बहुत योगा भी करता था। अच्छा। मैंने 2-3 महीना योगा किया तो बहुत अच्छा लगा उससे। मेडिटेशन वैसे बोरिंग काम लगता है। हाँ, तो मेडिटेशन बोरिंग काम लगता है उन लोगों को जिन लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ कंज़्यूम करने के लिए चाहिए होता है। आजकल इन्फॉर्मेशन कंज़म्पशन का बहुत वो हाइप हो चुका है कि अगर हम्म, आपको जानकारी है, तो आप कहीं स्टैंड करते हैं। लेकिन लोग भूल गए कि जानकारी, ज्ञान और बुद्धि में फ़र्क होता है। ज्ञान तो वो है जो कि आप किसी और से किसी अच्छी चीज़ के लिए अर्जित करते हैं। जानकारी में तो गॉसिप भी हो सकती है, दूसरे लोगों की बुराई या फिर बाद में कोई और दूसरा क्या कर रहा है उसके जीवन में, वो सब। और जब आप ज्ञान प्राप्त करते हैं और जब आप खुद के बारे में सोचते हैं कि हमें इस जीवन में क्या करना है, जी। जिन लोगों ने हमारे लिए सैक्रिफाइस किए, जिन लोगों ने हमारे लिए एफर्ट किए, उनकी हमसे क्या अपेक्षा है? उस ज्ञान को आप उस चीज़ के साथ में कैलकुलेट करते हैं, तो उससे आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ती है, तो आप अपने आप ही सही रास्ते पे चले जाते हैं। इस चीज़ में फ़र्क जानना ज़रूरी है कि जानकारी, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और विज़डम में क्या फ़र्क है? ये एक लाइन है। आप सबके सब इन्फॉर्मेशन के उसमें फँसे हो चक्रव्यूह में। उससे निकलने के लिए नॉलेज चाहिए और जो आप अचीव करोगे वो विज़डम है। तो यशवर्धन, आप हमारे यहाँ पधारे, आपने समय दिया, जी, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।